हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में स्टूडेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता भी दिए हैं और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, या हम कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूले से जो क्वेश्चन लग रहे हैं स्टूडेंट उन पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला या फिर कॉची थ्योरम स्टूडेंट जो यूज करते हैं, ये जब तक क्लोज्ड कर्व नहीं होगा तब तक यूज नहीं करेंगे। अगर क्लोज्ड कर्व होगा स्टूडेंट तभी हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची थ्योरम का यूज करते हैं। अगर हमारा क्लोज्ड कर्व नहीं है स्टूडेंट तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के पहले वीडियो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से डाले हैं, तो वो वाले फार्मूले लगेंगे, उस मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ना कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची थ्योरम से। कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची थ्योरम स्टूडेंट यूज होती है केवल और केवल क्लोज्ड कर्व के लिए। तो कई क्वेश्चन की स्टूडेंट प्रैक्टिस हम कर भी चुके हैं और एक क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल अलोंग सी पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड वेयर सी इज mod z इक्वल टू 3। और सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट 1/2 पाई आई इंटीग्रल अलोंग सी ई पावर जेड टी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 वेयर सी इज। यहाँ पर ही mod z इक्वल टू 3 है स्टूडेंट। तो इसमें अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाते हैं स्टूडेंट। पहले हम यहाँ समझ लें कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची थ्योरम कब यूज करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारा एक क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व डायरेक्शन हमेशा स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज ही लिखते हैं। इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और स्टूडेंट जितने भी फंक्शन दिए जाएंगे वो फंक्शन सभी के सभी सिंगल वैल्यूड होंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पुराने वीडियो जो पड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, उसमें हमने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कॉम्प्लेक्स या सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, क्लोज्ड कर्व पर ही ये यूज होगा, और एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो। स्टूडेंट एनालिटिक की भी बहुत डिटेल में हमने जानकारी दी है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और हमारे उसमें और भी टॉपिक पड़े हुए हैं स्टूडेंट, पावर सीरीज है। और ऐसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग में पहुंचेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए। कई बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं स्टूडेंट। तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट जा करके देखें। ऐसे तो हमारे सभी वीडियो मिक्सअप हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो हर वीडियो सेपरेट पड़ा हुआ है स्टूडेंट, जो भी टॉपिक है सेपरेट है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। जो हमारा फंक्शन हो एफ जेड, कोई भी फंक्शन गिवन हो, ये फंक्शन स्टूडेंट एनालिटिक हो पूरा का पूरा इसके इनसाइड और बाउंड्री वाले पॉइंटों पर। तो इंटीग्रल इस कर्व पर यानी कर्व के एलोंग, इसका मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो राउंड लगा के पूरा यहीं पर आ जाए स्टूडेंट, उसका नाम सी है। तो इसका इंटीग्रल स्टूडेंट होता है 0, यानी फंक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा एनालिटिक हो इनसाइड और बाउंड्री पर। तो कॉची थ्योरम लगती है और आंसर 0 आता है। और अगर स्टूडेंट कोई भी पॉइंट यहाँ पर मान लिया ए पॉइंट है और ये इनसाइड है क्लोज्ड कर्व के अंदर, और हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन एफ जेड है ये पूरे हर पॉइंट पर और बाउंड्री पर भी एनालिटिक है, यानी कि इसके अंदर ही कोई वैल्यू हम रखेंगे स्टूडेंट एफ जेड में तो हमेशा आंसर मिल जाएगा। तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा और चेक भी कर लेंगे। एनालिटिक की डेफिनेशन बहुत डिटेल से समझाया स्टूडेंट एनालिटिक फंक्शन। तो प्लेलिस्ट में जाकर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन आप डिटेल से पढ़ सकते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ वो छोटा सा एनालिटिक का यूज होना है। तो ये एनालिटिक है, लेकिन स्टूडेंट हमें पूरे का इंटीग्रल निकालना है तो पूरा फंक्शन एनालिटिक इसमें चेक करते हैं कि नहीं। तो इसमें इस पॉइंट को अगर हम इनसाइड जो पॉइंट पड़ रहा है, कर्व के अंदर पॉइंट पड़ रहा है ए, इसको अगर इसमें रखते हैं स्टूडेंट तो ये 0 बनाएगा, और जो भी डिनोमिनेटर को 0 बना दे वो पॉइंट
उस फंक्शन को एनालिटिक नहीं करता स्टूडेंट। तो ये फंक्शन पूरा का पूरा एनालिटिक नहीं है z इक्वल टू ए वाले पॉइंट पर। अगर पॉइंट इनसाइड पड़ रहा है स्टूडेंट तो जीरो बनाता है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर को जीरो बनाए समझो उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, एफ जेड एनालिटिक है ना कि पूरा फंक्शन एनालिटिक। तो जो भी पॉइंट बचता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी टर्म बचता है, इससे जो पॉइंट निकलता है वो अगर इनसाइड है तो उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और हम यूज करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो इसका स्टूडेंट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 2 पाई इंटू आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड माइनस ए है तो यहाँ पर ए, तो इस इंटीग्रल का ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब इन क्वेश्चनों को लेकर के चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसको हमने मान लेते हैं यहाँ पर लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सी, और यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट साइन पाई इंटू जेड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई इंटू यहाँ पर लिखा है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, और यहाँ पर लिखा डी जेड वेयर सी एच, और सी की वैल्यू दी है स्टूडेंट मॉड जेड इक्वल टू 3, यानी कि इसको हम सही तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट तो जेड माइनस 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये जेड माइनस मान लिया जेड नॉट इक्वल टू आर टाइप की है, और ये सर्किल की इक्वेशन बोली जाती है स्टूडेंट। यहाँ पर जो सेंटर होता है स्टूडेंट वो जेड नॉट होता है, तो जेड नॉट की जगह पर 0 लिखा हुआ है, और रेडियस होती है वो आर होती है, तो स्टूडेंट आर की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखी हुई है। और अब सबसे पहले हम कर्व को यहाँ पर डिनोट करते हैं और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा कर्व है इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस खींचते हैं, और जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 0 ये सेंटर है, तो सेंटर वाला पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम है जेड इक्वल टू 0, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। और रेडियस स्टूडेंट 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ से 3 डिस्टेंस और यहाँ से भी 3 डिस्टेंस स्टूडेंट, यहाँ से भी 3 डिस्टेंस और यहाँ से भी 3 डिस्टेंस, और इसको हमने मिला करके स्टूडेंट पूरा एक सर्किल बना दिया है। तो ये सर्किल की इक्वेशन है। और स्टूडेंट अगर डायरेक्शन दी जाती है तो फिर वही डायरेक्शन यूज करेंगे, नहीं दी जाएगी तो हमेशा और हर क्वेश्चन में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं स्टूडेंट। तो ये सी है, सी की जो वैल्यू है यहाँ पर सी की इक्वेशन है मॉड जेड इक्वल टू 3, इस कर पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर किन पॉइंटों से 0 होता है। अगर वो पॉइंट इनसाइड पड़ते हैं तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, और अगर वो पॉइंट इनसाइड नहीं पड़ते हैं तो हम कॉची थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखते हैं, यहाँ पर 0 रख के तो पॉइंट देखते हैं कौन कौन से निकलते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पुट जेड माइनस 1, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आता है जेड इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो जेड की वैल्यू 1 जो मिल जाएगी वो देख रहे हैं जेड इक्वल टू 1, यहाँ से 1 डिस्टेंस यानी कि रियल वैल्यू है, तो रियल एक्सिस पर जेड इक्वल टू 1। तो ये 1 पॉइंट मिला स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी वैल्यू है जेड इक्वल टू 1, और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर जेड इक्वल टू 2, तो यानी कि ये पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट जेड इक्वल टू 2, यानी दोनों के दोनों पॉइंट स्टूडेंट इस क्लोज्ड कर्व के इनसाइड है, सर्किल के इनसाइड है, इसलिए यहाँ पर लगेगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं कि इसे जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वो एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसको अलग अलग करें। अलग अलग करने के लिए यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं स्टूडेंट, और हम देखते हैं कि एफ जेड इसमें कितना पार्ट माना जाएगा। एफ जेड जो पूरे कर्व के अंदर और बाउंड्री पर एनालिटिक है, ये एफ जेड कैसे माने। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर को 0 करने के बाद जो पॉइंट निकलते हैं उन पॉइंटों को चेक करते हैं कि ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट हम देख रहे हैं कर्व सी के अंदर है, ये भी है, और जेड इक्वल टू जो यहाँ पर 2 आया है तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पर सी के अंदर है। तो जो ये 2 पॉइंट यहाँ पर क्लोज्ड करके इनसाइड है स्टूडेंट, ये इन दोनों टर्मों से अब करके आते हैं। अगर ये दोनों टर्म जो वैल्यू निकालते हैं वो इसी के अंदर हो तो इनको छोड़ करके जो शेष फंक्शन बचता है स्टूडेंट, अगर इससे केवल ये वाला पॉइंट इसके इनसाइड होता तो इसको इंक्लूड कर लेते एफ जेड में,
और अगर ये इनसाइड होता तो इसको इंक्लूड कर लेते एफ जेड में, और दोनों इनसाइड है तो स्टूडेंट दोनों को छोड़ देंगे, इसको केवल हम एफ जेड मानेंगे। ये एफ जेड मानने का तरीका है, जो पॉइंट इसमें आते हैं उस टर्म को छोड़ देते हैं, से इसको एफ जेड मानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट साइन पाई जेड स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर, और स्टूडेंट इन पॉइंटों को रख करके वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f1 इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा पाई जेड की जगह 1 पुटअप करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट कॉस ऑफ पाई और जेड की जगह 1, तो यहाँ से आ जाएगा इन साइन पाई की वैल्यू 0 स्टूडेंट, और कॉस पाई की वैल्यू यहाँ से -1। तो इस तरीके से यहाँ पर f1 की जो वैल्यू आई स्टूडेंट वो -1 आई। अब हम f2 की वैल्यू भी निकालते हैं, तो यानी स्टूडेंट यहाँ पर f2 अगर निकालते हैं तो f2 इक्वल टू लिखा हुआ है साइन, तो साइन आ जाएगा पाई जेड, 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 पाई मिल जाएगा। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ 4 ऑफ पाई, और स्टूडेंट साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी कि इवन नंबर हो एंगल में, इसका आंसर 1 होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट एफ ऑफ 2 इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। और अब स्टूडेंट दोनों पॉइंट यहाँ पर जो लिखे हुए हैं दोनों इनसाइड है, लेकिन दोनों टर्म यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं, जबकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला स्टूडेंट जब हम लगाते हैं तो दोनों पॉइंट यानी कि ये टर्म अलग अलग हो, यानी कि लिखा हुआ है कॉची इंटीग्रल फार्मूले में इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, केवल एक पॉइंट आता है इनसाइड में डी जेड, इसके लिए आंसर होता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, ये फार्मूला स्टूडेंट। लेकिन इसमें 2 पॉइंट आए हैं तो दोनों पॉइंटों को स्टूडेंट हम अलग अलग कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, और इसका एक दूसरा भी मेथड है स्टूडेंट, उस मेथड को बाद में देखते हैं, पहले हम इसी मेथड को बताते हैं। इसको अलग अलग करने का मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, और इसके बाद एक दूसरा भी मेथड है, आगे क्वेश्चन बताएंगे, उस दूसरे मेथड को भी हम डिस्कस कर देंगे स्टूडेंट। तो इसके आगे की बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इस फंक्शन को छोड़ करके, यानी कि इसको एफ जेड मान लिया तो 1/z-1 और z-2 का, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं 1/z-1 और z-2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे स्टूडेंट तो a/z-1 आएगा, और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट b/z-2, और a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू जब फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो a के डिनोमिनेटर में जो लिखा है 0 करके इससे z की वैल्यू फाइंड करते हैं, z इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1। तो इस फैक्टर में यानी कि यहाँ पर इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, जो कुछ भी बचेगा उसमें z इक्वल टू 1 रखना है, तो 1/ यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट z-2, और इसी तरीके स्टूडेंट यहाँ पर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b के डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर z इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस टर्म को छोड़ देंगे जो b के नीचे लिखा रहता है, और शेष टर्म में z इक्वल टू हम 2 पुटअप करेंगे तो स्टूडेंट z-1, और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो a की वैल्यू यहाँ से आती है 1/-1, और स्टूडेंट b की जो वैल्यू आती है 2-1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2-1 स्टूडेंट। इस तरीके से यहाँ पर a की जो वैल्यू आई स्टूडेंट -1, और हम b की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगी +1। तो ये वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन का a b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि जो अब हमारे ये इंटीग्रल है ये किस तरीके का बन रहा है स्टूडेंट, इसको देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग c, इसको स्टूडेंट एफ जेड माना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ जेड, और ये वाला ये क्वांटिटी जो बची है 1/z-1 और z-2, तो इसकी जगह पर a/b लिख सकते हैं स्टूडेंट, और a और b की वैल्यू पुटअप कर दें तो माइनस का 1/z-1 मिल जाएगा, यानी माइनस का 1/z-1 और प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर b की जगह 1 लिखा और यहाँ पर लिख दिया z-2, और इस तरीके से यहाँ पर dz बना स्टूडेंट। तो यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग c
और यहाँ पर स्टूडेंट मिल जाएगा एफ जेड डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस वन डी जेड, और प्लस स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा जेड माइनस टू डी जेड। ये बना स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला देखो इसी टाइप का बन गया। इसके नीचे वाला पॉइंट है यानी z इक्वल टू ए इसके इनसाइड होता है, उसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है z इक्वल टू 1 इनसाइड पड़ रहा है, और यहाँ पर z इक्वल टू 2 यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, ये भी इनसाइड पड़ रहा है। दोनों इंटीग्रल अलग अलग हो गए, लेकिन स्टूडेंट एफ जेड जो है हमारा ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन इन दोनों पॉइंटों को छोड़ करके यानी हर पॉइंट पर एनालिटिक है स्टूडेंट। ये पॉइंट जो हमने छोड़े हुए थे वो पूरे फंक्शन के थे, इतना फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक है स्टूडेंट। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डिनोमिनेटर को जीरो करके पॉइंट निकालते हैं, वो पॉइंट इनसाइड पड़ जाते हैं तो उस टर्म को छोड़ देते हैं, शेष जो फंक्शन बचता है वो हमेशा एनालिटिक ही होगा। ये मेथड है, चेक नहीं करना है, एनालिटिक ही होगा। तो अब यहाँ पर एफ जेड जो है दोनों इंटीग्रल के लिए हम कहेंगे ये एनालिटिक फंक्शन है, और कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर f1 की जो वैल्यू निकाली स्टूडेंट, अभी यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, तो f1 की आंसर आया -1 और f2 का जो आंसर आया स्टूडेंट यहाँ पर आया है +1। तो अब यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट clearly fz is analytic within and on C का मतलब mod z इक्वल टू then y कॉची इंटीग्रल फार्मूला, then y कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पर लगाते हैं कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो स्टूडेंट जब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे तो i इक्वल टू ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2 पाई आई इंटू यहाँ पर a की जगह स्टूडेंट 1 है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस इस इंटीग्रल की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पर f2 होगा, और इसमें माइनस का साइन चल रहा था स्टूडेंट तो यहाँ पर माइनस ही लगा दिया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं i इक्वल टू माइनस का 2 पाई आई इंटू f1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये लिखा, और प्लस का यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 2, इसकी वैल्यू यहाँ पर बनाई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। i इक्वल टू प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है, बहुत इजी वे में समझा देंगे, बिल्कुल कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट अब यहां पर चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, मान लिया लेट i इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल अलोंग c, और स्टूडेंट यहां पर लिखा है e पावर ZT डिवाइडेड बाई z² प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा dz। लिखा हुआ है फॉर ऑल t पॉजिटिव, t की वैल्यू पॉजिटिव है स्टूडेंट, और इसमें जो कर्व दिया है ये भी लिखा है mod z इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर कर्व बना देते हैं सर्किल, और ये भी कर्व की इक्वेशन mod z इक्वल टू 3 है स्टूडेंट, और c इसकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये 3, यहाँ पर 1 ये 2 यहाँ 3, यहाँ 1 2 और ये 3, यहाँ पर 1 2 और ये 3, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 3,0 स्टूडेंट, यहाँ पर -3,0, यहाँ पर 0,-3, और ये मिल जाएगा स्टूडेंट 0,+3। डिनोमिनेटर को 0 रखना है, केवल डिनोमिनेटर को। जो पॉइंट इसके इनसाइड पड़ते हैं उन पॉइंटों को छोड़ करके, यानी उस टर्म को छोड़ करके शेष को एफ जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट पुट
जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1। फिर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो जेड इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस आयोटा आएगा। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, जेड इक्वल टू यहाँ पर आयोटा आया, और फिर लिखते हैं जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा। ये देखते हैं स्टूडेंट कहाँ पर पढ़ते हैं, इमेजनरी, केवल प्योरली इमेजनरी है, तो ये इमेजनरी एक्सिस पर पड़ेगा। इसके इनटू 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है इमेजनरी एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट पड़ा। इस वाले पॉइंट का नाम है जेड इक्वल टू आयोटा, और ये माइनस आयोटा है, यानी कि इमेजनरी एक्सिस पर नीचे पड़ेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट पड़ेगा स्टूडेंट। ये है जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा। दोनों पॉइंट, यानी इससे 2 पॉइंट निकल रहे हैं, दोनों पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर है, तो इसलिए जो फंक्शन हम मानेंगे एफ जेड, वो इसको मानेंगे, इस वाली टर्म को छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं लेट, यानी कि टेक एफ जेड कितना माने, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड टी। ये बना स्टूडेंट ई पावर जेड टी। और अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, यानी कि 1 अपॉन, इसको छोड़ करके स्टूडेंट जो बचता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन जेड, इसका फैक्टर कर दें। तो अगर कहीं पर भी लिखा है स्टूडेंट जेड स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होते हैं जेड प्लस आयोटा इंटू और जेड माइनस आयोटा इंटू ए, ये फैक्टर होते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो जेड माइनस का आयोटा, स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं जेड प्लस का आयोटा, और पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा और प्लस b डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं z प्लस आयोटा। ये बना, a और b की फाइंड वैल्यू करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे, तो a के डिनोमिनेटर में जो लिखा है 0 के बराबर पुट करते हैं और z की वैल्यू निकालते हैं, तो z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से i, तो z इक्वल टू स्टूडेंट आयोटा आया, और इस वाले फैक्टर को छोड़ते हैं स्टूडेंट इसमें, a के नीचे वाले को, तो 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा मिलता है। तो यानी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा, और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दे रहे हैं, तो b की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ से निकालते हैं। b के नीचे लिखा हुआ है जेड प्लस आयोटा, 0 रखेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे इसे, तो z इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का आयोटा आएगा, तो इस वाले टर्म को छोड़ देंगे स्टूडेंट, 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, तो यहाँ पर मिलता है 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा। तो इस तरीके स्टूडेंट a की जो वैल्यू आ जाएगी, आयोटा रखेंगे तो 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पर स्टूडेंट b की वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन जेड की जगह पर माइनस का i यहाँ लिख दिया, तो माइनस का i यहाँ, तो इस तरीके से a इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2i, और स्टूडेंट b की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन 2i आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल i इक्वल टू बचता है उसको देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट i इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू आयोटा इंटीग्रल अलोंग सी, इसको एफ जेड माना है, तो एफ जेड लिखाइए, और स्टूडेंट 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, वो ये वैल्यू आई है, इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए बी की वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 2i, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2i और z माइनस आई, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर b की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2i, तो यहाँ माइनस लगा देंगे स्टूडेंट, 1 अपॉन 2 इंटू आयोटा, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं z प्लस आई, और इस तरीके से वैल्यू रखने के बाद स्टूडेंट dz लिखा हुआ है, ये dz आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 2i को बाहर निकालते हैं, i इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटू यहाँ से 1 अपॉन 2i कर दिया स्टूडेंट, और इस तरीके से इंटीग्रल अलोंग सी, और यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा dz, और माइनस का इंटीग्रल अलोंग सी स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड का इसमें इंटू करेंगे, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस आयोटा, यहाँ पर dz मिल जाएगा। और अब स्टूडेंट यहाँ पर ये टाइप बना इस टाइप का, z इक्वल टू जो a निकलता है स्टूडेंट वो इनसाइड होता है, यहाँ पर z इक्वल टू आई, यहाँ पर z इक्वल टू माइनस आई,
इनसाइड है स्टूडेंट, तो इस तरीके इस टाइप का बनाइए। तो इसमें लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला, और ये फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी। ये जो एफ जेड हमने माना था ई पावर जेड टी, कोई भी वैल्यू इसमें रख दें, ये इनफाइनाइट नहीं बनाएगा। अगर इसमें रखते हैं आयोटा या माइनस आयोटा स्टूडेंट तो इनफाइनाइट बनाता है। तो इन पॉइंटों को छोड़ देते हैं, इस टर्म को छोड़ देते हैं, इससे पॉइंट निकलते हैं वो इनसाइड है, तो शेष को ये एफ जेड माना था। यहाँ पर लिखते हैं एफ जेड एनालिटिक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज करते हैं स्टूडेंट, और फिर इसको आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये एफ जेड है एनालिटिक है स्टूडेंट, और कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज करते हैं। नोट भी कर देते हैं यहाँ पर क्लियरली, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, then by Cauchy integral formula, then by Cauchy integral formula, Cauchy इंटीग्रल फार्मूले का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटू 1/2 इंटू आयोटा स्टूडेंट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, जो अभी इंटीग्रल लिखा था 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ, एक ही जगह पर लिखा हुआ है आयोटा, जेड माइनस ए होता है स्टूडेंट, तो आयोटा लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ लिखा है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ, यहाँ पर जेड प्लस आयोटा है, यानी जेड माइनस ए होता है स्टूडेंट, जेड माइनस ए, तो इसकी जगह पर यहाँ पर जेड प्लस आयोटा लिखा है, यानी कि एक ही जगह पर माइनस आई, तो यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट माइनस का आयोटा। 2 पाई आई बाहर निकालते हैं स्टूडेंट, तो 1/, इसको लिखते हैं 2 पाई आई और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट 2 पाई आई, और यहाँ से मिलता है 1/2 आई, और ये वैल्यू स्टूडेंट निकलती है एफ ऑफ आई और प्लस एफ ऑफ माइनस का आयोटा स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसको इससे कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, तो आई की वैल्यू निकलती है 1/2 आई, और एफ आई की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो एफ जो है हमारा है ई पावर जेड लिखा हुआ है टी, तो यहाँ पर आई लिखेंगे स्टूडेंट, तो एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी ई का पावर आई इंटू टी, तो यहाँ से मिल जाएगा ई की पावर आई इंटू टी और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। ये एफ माइनस आई की वैल्यू जब इसमें स्टूडेंट यहाँ पर हम एफ माइनस का आयोटा लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर एफ माइनस का आई, स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा ई पावर माइनस का आई इंटू टी, और ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे ई पावर माइनस का आई इंटू टी। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर आई की जो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर आई टी माइनस ई पावर माइनस का आई इंटू टी, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू आयोटा। ये आंसर आया स्टूडेंट। लेकिन एक फार्मूला भी है हमारे पास, उस फार्मूले का यूज करेंगे। ये बीएससी का है, बीएससी पार्ट 1, बहुत छोटी क्लास का स्टूडेंट। यहाँ पर मालूम है कि साइन जेड जो होता है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू आयोटा आती है। तो इस जगह पर साइन जेड, तो स्टूडेंट यहाँ पर टी हो जाएगा, तो यानी कि आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ टी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस आंसर को लिखते हैं, इसका जो आंसर होगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि आई इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ टी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट इससे आगे जो हम क्वेश्चन बताएंगे, जैसे यहाँ पर 2 पावर आ जाए या 3 पावर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे, तो कॉची वाला ही फार्मूला लगेगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, लेकिन हायर डेरिवेटिव का। जब पावर आती है डिनोमिनेटर में तो हायर डेरिवेटिव का लगता है। तो इसके अगले वीडियो में स्टूडेंट यहाँ पर
कई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे और ऐसे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे। टेंशन नहीं लेना, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो स्टूडेंट और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सभी वीडियोज पड़े हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग और अदर सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को लेक्चर 1 से पढ़ना। जैसे एनालिटिक फंक्शन है तो उसका लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, इस तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी, और बीच से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।